नमस्कार दोस्तों। मेरा दावा है कि बीजेपी सरकार अगर एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार जी के द्वारा बनाया गया एक फिल्म है व्हाइल वी वॉच, अगर यह चला करके भारत के लोगों को दिखा देती है तो बीजेपी सरकार को डर है कि वह हार जाएगी। आखिर इस फिल्म के माध्यम से रवीश कुमार जी भारतीय लोकतंत्र में लोगों को क्या दिखाने का प्रयास किए हैं, जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बताएंगे कि रवीश कुमार जो हैं भारत के लेवल पे ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उनका एक अलग छवि है। पत्रकारिता की दुनिया में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। और रहा सवाल कि इस फिल्म को भारतीय जनता पार्टी ने बैन लगा दिया। जब ये फिल्म बना तो उस समय कोरोना काल के पहले का ये फिल्म बनना शुरू हुआ और ये फिल्म को भारत में बैन लगाई गई है। किसी तरीके से भारत के जनता इसे ना देखे, इसके लिए फुल तरीके से प्रबंध किया गया है। हालांकि अगर बात किया जाए तो इस फिल्म को अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ब्रिटेन में बहुत ही प्यार से लोग देख रहे हैं। और अगर बात किया जाए रवीश कुमार की तो रवीश कुमार की जो पत्रकारिता है उसका लोग तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म को बैन लगा दिया। सबसे बड़ी सवाल ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या वजह है कि ये नहीं चाहती कि भारत के लोग रवीश कुमार पे बने फिल्म को देखें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रवीश कुमार ने आखिर क्या किया। जैसे मानते हैं कि एनडीटीवी के पत्रकार थे और एनडीटीवी के जो मालिक थे उनका नाम था प्रणय रॉय और राधिका रॉय। सरकार ने उनके ऊपर इतना जुल्म किया, इतना इनकम टैक्स बढ़ा दिया कि वो बहुत ही ज़्यादा घाटा में चलने लगे। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके एक मित्र हैं जिनका नाम है गौतम अडानी, और गौतम अडानी ने इस एनडीटीवी को खरीद लिया। सोच के देखिएगा, उस टीवी में नौकरी करना कभी भी रवीश कुमार नहीं सोचा। उन्होंने ये ठान करके, ये उम्मीद लेकर के पत्रकारिता की दुनिया में प्रवेश किया कि हमको पत्रकारिता करना है, किसी टीवी चैनल में नौकरी नहीं करना, किसी के गोद में बैठ करके हमें उसके इशारों पे काम नहीं करना है। हमें काम किसके लिए करना है? जनता के लिए करना है। और जनता तक सूचना है किसी भी तरीके से, यानी कि ईमानदारी से पहुँचे, यही उनका काम था। आज भी भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा डर लगता है तो किससे डर लगता है? रवीश कुमार से। रवीश कुमार के हर सवाल का जवाब देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के पास एक भी शब्द नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भारत के लोकतंत्र को किस तरह खतरे में डाला गया और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गोदी मीडिया बन जाती है। गोदी मीडिया ने सबसे बड़ी बात है कि सरकार का साथ दिया, और सरकार के साथ ही अगर बात किया जाए तो भारत के समाज को बांट के रख दिया। सूचना को सही तरीके से जनता के सामने नहीं लाया गया। अगर हम लोग बात करें तो एक बात बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी, जब भारत में जिसकी सरकार नहीं थी, तो उस समय हर मुसलमान के मन में हिंदुओं के प्रति प्रेम था। ये जो कुंठा, ये जो डर है, ये जो भय है, किसने डाला? आज हर मुसलमान को हिंदुओं से नफ़रत होता है और हर हिंदू को मुसलमानों से नफ़रत होता है, और दोनों लोगों के बीच में इस तरह सांप्रदायिकता का जहर घोला गया कि दोनों एक दूसरे को मतलब समझिए कि मार डालने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब कार्यकर्ता है, इन लोगों ने इसको फैलाया। और सबसे अहम अगर बात किया जाए मुद्दा जो है, जो कभी भी गोदी जो मीडिया है वो दिखाने का प्रयास नहीं किया। वो चाहता तो सांप्रदायिकता को उठती समय
जहाँ से जिस केंद्र से इस सांप्रदायिकता का बू आने वाली थी उसको वहीं पे ख़त्म कर देता, अगर ये सही सूचना सही तरीके से भारत के आवाम को अगर पता चलता तो। लेकिन भारत की जो जनता है वो भी गुमराह हो गई ये सिर्फ गोदी मीडिया से। और आज दोनों के बीच में सांप्रदायिकता इतना है। और दूसरी बात ये करें कि अभी का एक दीवार देखेंगे कि ब्राह्मणों के बीच में, गैर ब्राह्मणों जैसे SC ST OBC के बीच में इस तरह से मतलब समझिए कि दीवार बनाया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे का समझिए कि नफरती दीवार बनाई जा रही है। यहाँ पे एक मनुवाद और दूसरा अंबेडकरवाद को दिखाया जा रहा है। ये मनुवाद और अंबेडकरवाद दोनों के बीच में जो गहरी दीवार बनाई, ये भी गोदी मीडिया का काम है और जो सत्ता में जो सरकार है उसका ही काम है। और कुछ संदेश तो रवीश कुमार के माध्यम से भी मिलता है वाइल वी वॉचड मूवी में। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पत्रकारिता का असली मकसद क्या है। लेकिन आपको देखने दिया जाएगा तब तो। हाँ बिल्कुल, असली मकसद क्या है। जैसे एक बात बताते हैं, अगर भारत की जो आवाम है, खास करके SC ST OBC के जो लोग हैं, जिस तरीके से ये अंबेडकर युग है और अंबेडकर युग में जो इस समाज के लोग हैं बहुत ही जागरूक होते जा रहे हैं। जिस तरीके से मात्र मुट्ठी भर लोग बोलते हैं कि अब पाकिस्तान चले जाना चाहिए मुसलमानों को, इसी तरीके से कहीं गैर जो हिंदू हैं, SC ST OBC वाले हैं, अगर इनको थोड़ा सा भी ये समझदारी बन गई तो फिर ब्राह्मणों को यहाँ रहना और यहाँ के मिट्टी नसीब होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो खाई पैदा किया, किसने किया? ये खाई पैदा, आप देखिए एक ब्राह्मण डरता है SC ST OBC से और नफ़रत हो जाती है। अभी अगर आप देखते हैं तो बहुत ऐसे कम्युनिटी हैं, बहुत ऐसे सोसाइटी है, बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो उठ के खड़ा हो गया है। क्यों और किसके समय में? और ये पोल खोलती है रवीश कुमार की फिल्में जो है इस तरह की पोल खोलती है। भारत के लोगों को, जो क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग होते हैं, जो एक नया एक समाज बनाना चाहते हैं, जो समतामूलक समाज हो, वैसे लोगों को नक्सलाइट करार दे दिया जाता है। जब शहर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाते हैं और समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, उसको अर्बन नक्सलाइट कह के उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये किसके समय में? सोचने वाली बात है, ये किसके समय में हुआ? सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। और सरकार से सवाल, NDTV में पत्रकारिता जो रवीश कुमार कह रहे थे, सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार था और ये अधिकार छीन लिया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अगर सरकार से अगर कोई भी भारत का लोग अगर सवाल पूछता है तो उसको एंटी मीडिया या एंटी मोदी कहा जाता है। सोचने वाली सबसे बड़ी बात है, जिस संसदीय प्रणाली को हमारा भारत एक्सेप्ट किया था, जिस लोकतंत्र को एक्सेप्ट किया गया था, वो लोकतंत्र भी खतरे में है। रवीश कुमार अगर एक बात करते हैं तो इन्हीं के मीडिया वाले इन्हीं के ऊपर दोषारोपण लगाना शुरू कर देता है कि इन्होंने गलत कहा। अगर मार्केट में जाते हैं तो 10 जगह टमाटर का अगर दुकान कोई लगाता है तो सब 10 रुपये बेचेगा। अगर कोई उसने 5 रुपये अगर लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम से बाहर है। और ये चीज़ें रवीश कुमार के अंदर ये मतलब दिखता है। सोचने वाली बात है, ये सब चीज़ें सिस्टम से इनको बाहर कर दिया गया। और सबसे बड़ी जो बात ये होती है, टीवी में जो दर्शक होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। जो मीडिया दिखाता है वही उसको सही मान बैठते हैं। इसके पीछे की जो सोच है, इस पीछे का जो एक विचार है, उसको नहीं समझ पाता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी भी रामायण देखा होगा तो रामायण में ये देखा जाता है कि शूर्पणखा का नाक जो है वो लक्ष्मण काट देता है। अभी भी हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनको ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि हाँ काट दिया, उसका नाक काट दिया। लेकिन अगर हिंदी मुहावरा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस लड़कियों का, उस शूर्पणखा का बलात्कार लक्ष्मण के द्वारा किया गया। इसका अर्थ होता है, हिंदी का अर्थ होता है, नाक काटना का अर्थ होता है इज्जत लूट लेना, असमत लूट देना, ये सारा चीज़ था। लेकिन बात यह है कि दर्शक यहाँ कैसे हैं, इसी पे विचार होना चाहिए। और एक बात और भी आपको बता दूं,
भारत में हम बोल रहे थे कि संसदीय लोकतंत्र की बात है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग समाज को भले क्या करते हैं, समाज को हम पश्चिमीकरण करने तो जरूर लग रहे हैं, यहाँ राजनीति को भी होने देखता हुआ मतलब हम लोग नज़र देखते हैं। जैसे में यहाँ पे अध्यक्षतात्मक जो प्रणाली है, ये सिस्टम है, भारत में नहीं था, ये तो अमेरिका में था। अमेरिका में पहले अमेरिका में वहाँ के किसी व्यक्ति को वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में पहले दिखाया जाता है कि यही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, तब लोग वहाँ पे वोट करते हैं। भारत के संसदीय प्रणाली में ऐसी बात नहीं थी। भारत में पहले लोकसभा का चुनाव होता था, चुनाव होने के बाद जितने भी मेंबरान होते थे सभी लोग सहमति से एक व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री चुनता था। बट ऐसा यहाँ पे माहौल नहीं है। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, जैसे कभी कभी क्या होता है आप देखेंगे, इससे एक संदेश है। इस फिल्म को क्यों बैन लगाई गई? 2024 का चुनाव, ये बात सही है कि अगर 2024 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम जीते तो एक बार इस फिल्म को दिखा देगी, उसकी औकात का पता चल जाएगा। क्यों बैन लगा दिया, क्यों बैन लगा दिया? और यही जो फिल्म है ये विदेशों में देखा जा रहा है। रेमन मैगसेसे अवार्ड जब रवीश कुमार को मिला था तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे हैं या और भी लोग जो थे उनको बधाई तक नहीं दिया, इतनी नफरत थी इनसे। सोचने वाली बात। तो हम नहीं देख सकते हैं। देखिए, यह फिल्म एक संदेश देती है। अगर देखा जाए तो एक संदेश है भारत के समाज के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के राजनीति के लिए और भारत के धार्मिक संस्कृति के लिए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को गुमराह किया, और ये लोगों को गुमराह करने में गोदी मीडिया जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के लोकतंत्र को धज्जियां उड़ाने वाला सिर्फ भारत में सत्ता पे बैठने वाला जो मतलब राजनीतिक जो पार्टियां हैं यही ही नहीं है, बल्कि गोदी मीडिया भी है। मीडिया वाले भी भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। भारत के समाज में इस तरीके से एक विचारधारा को ज़्यादा तवज्जो दे रही है जिससे भारत का जो ताना बाना जो वर्षों से चला आ रहा था, जो एक संरचना थी, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आता है। ये बहुत ही विचित्र बात है हमारे मतलब समझिए कि भारत के लिए। और ये सब चीज़ें हमारे फिल्मों में कहीं ना कहीं एक झलक देखने को मिलेगी। जो काला चिट्ठा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और किस तरह से ईवीएम का भी दुरुपयोग किया गया, आप सोच के देखिएगा। बहुजन समाज पार्टी का एक गढ़ है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके घर में जाकर के कोई व्यक्ति उसी को हरा दे, ये कितना विचित्र वाली बात है। कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरियों का उपयोग करती है कौन? जो सरकार सत्ता में होती है। और इसका पोल कोई गोदी मीडिया खोला? किसी ने सरकार की जो चाल थी, जो उनका जो ये किया गया जो काम था, क्या भारत के आवाम को, भारत के जनता को ये चीज़ें मतलब पता चला? कभी पता नहीं चला। भारत के तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं कि रवीश कुमार पे कोई फिल्म भी बनी हुई है, और रवीश कुमार के फिल्म को भारत के सरकार के द्वारा ही बैन करार दे दिया जाता है। क्या ऐसी बातें हैं ना? है ना, के द्वारा बैन किया जाता है। आखिर इस मूवी के माध्यम से सरकार की क्या स्थितियां को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि सरकार क्या करती है इस लोकतंत्र में लोगों के लिए, इसी को तो बताने का प्रयास किया गया होगा। और इसको बता देने में सरकार को कितने तकलीफ़ें हो रही है। सरकार इसको बैन कर दी, हम देख नहीं सकते हैं। और सरकार में इतना भी ताकत नहीं है कि एक फिल्म को चलवा दे। पूरे भारत को, सिस्टम को चलाने के लिए उनके पास ताकत होती है। सारे चीज़ों पर वो कब्जा कर सकते हैं। न्यायपालिका को, विधायिका को, कार्यपालिका को, मीडिया को, सारे सिस्टम को चला सकते हैं, लेकिन एक फिल्म को चलाने में उनकी सारी हालतें ख़राब हैं और वो नहीं चला सकते हैं। क्योंकि चलाएंगे उनको डर है कि 2024 के चुनाव में वो बहुत बुरी तरह हारेंगे। देखिए, रवीश कुमार ने एक जगह उन्होंने इसका जिक्र किया था कि किस तरीके से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका
और ख़ास करके मीडिया, इसमें सबसे ज़्यादा जो जाति जो है ये एक फैक्टर है, भारत के राजनीति के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर है। यूपीएससी के जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी ये पढ़ाया जा रहा था, बीपीएससी की तैयारी में भी ये पढ़ाया जा रहा था कि राजनीति में जाति की भूमिका क्या होती है। और राजनीति में जिस तरीके से जाति की जो वर्चस्व दिखाई जा रही है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। जिस आरक्षण के मुद्दे पे आरक्षण को इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के दिखाया जाता है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। आप सोच के देखिएगा, बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि विपक्षी पार्टी का नाश हो गया, लेकिन भारत के कितने ऐसे लोग हैं जो विपक्ष की भूमिका को समझते हैं। विपक्ष की भूमिका का मतलब होता है कि आधी आबादी भारत की होनी चाहिए। जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना ही सरकार आपके हित में काम करेगी। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से दिखाया जाता है, उसकी सरकार मात्र 6 राज्यों में ही बहुमत में है, लेकिन इस तरह से दिखाया जाता है कि समझिए कि भारत के सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ही उसी का राज है। ये जो अफवाह है, ये कौन आपको बताया? कोई तो है जो बताने का कोशिश कर रहा है। और ये जो मीडिया है, ये खरीदा गया सब मीडिया है, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो नौकरी करने वाले लोग हैं, पत्रकारिता नहीं करते। और यही वजह था कि रवीश कुमार ने अपनी नौकरी वहाँ से छोड़ी है। उन्होंने अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं किया, पत्रकारिता किया, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सूचना कौन है जो सूचना आवाम तक नहीं पहुँचाती, सरकार की बातें मतलब जनता तक नहीं पहुँचाती, और सरकार और मीडिया दोनों एक साथ मिलकर के भारत के जनता को इस तरह गुमराह करती है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। अगर बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की हो, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय में ये कभी ख्वाब में ये सोचा नहीं होगा कि सत्ता पे बैठने वाला आदमी कभी इस तरीके से भारत के समाज को तोड़ के रख देगा। कभी ये नहीं सोचेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाएगी। हमारे भारत में 2 तरह के शिक्षा हो जाते हैं। इसी तरीके से 2 तरह की पत्रकारिता भी हो गई। मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। एक समय था कि लोगों को ये बताया जा रहा था कि किसी महिला को आम खिला दीजिए तो बच्चा उसके गर्भ में आ जाता है, किसी के कान में फूंक दीजिए तो बच्चा पैदा हो जाता है, किसी को घास से भी बच्चा का निर्माण किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी बायोलॉजी ये नहीं सिखाता, लेकिन इनके धर्म के माध्यम से एक वर्ग को ये शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। इसी तरीके से मीडिया भी है। और सबसे ज़्यादा भारत के कौन ऐसे लोग हैं, सबसे ज़्यादा धर्म एक अफीमची की तरह होता है, और सभी लोग जो पीता है बिल्कुल उसी में मदमस्त हो जाता है। ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और सच मैं बताऊं तो भारत में इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि भारत में जो क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपनी सभी कीमती वक्त के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी लुटाई, उनका ख्वाब और उनका सपना पूरा होना चाहिए। जिस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के निर्माण में अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, उनका भी ख्वाब और सपना पूरा होना चाहिए। और ये पूरा होता है रवीश कुमार ऐसे पत्रकारिता के माध्यम से। इस बात का डर है, अगर इतना ही डर का अगर कोई भय नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, तो कम से कम एक बार इसको बैन से हटा दिया जाए और भारत के सारे आवाम को, भारत के जनता को एक बार देखने दिया जाए, तब उनकी क्षमता का पता चलेगा। और सच कहा आपने कि अगर आज दिखा दिया जाए तो कल सरकार गिर जाएगी, और ये मेरा दावा है कि ऐसा होगा, और लोगों को देखना चाहिए। मेरा कहना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारे भारत में बनी हुई फिल्म को हमें देखने दिया जाए। और सरकार को लोगों से डर क्या, लोगों ने ही तो सरकार को बनाई है और लोगों ने ही सत्ता में बैठाई है। तो जो बैठाता है क्या वो उसको हटाने का अधिकार नहीं है? ये लोकतंत्र में लोगों को बैठाने का और हटाने का भी अधिकार दिया गया है। चलिए, इसी के साथ हम लोग इस एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों को। धन्यवाद।